महज 8-9 साल का था तब मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया। सीजन फर्स्ट इतना बूम हुआ यस, इतना बूम हुआ कि चारों तरफ मतलब लाफ्टरी छा गया। काफ़ी अश्लीलता हो गई। तो बगैर फुहरता के भी हंसाया जा सकता है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त स्टैंडिंग कॉमेडियन, स्टार प्लस, सोनी और जितने बड़े चैनल्स हैं सब पर उन्हें आप देखते हैं। और उन्हें आप अकेले नहीं देखते हैं। एक है राजा, एक है रेंचो। और आज दोनों हमारे इस स्टूडियो में पधारे हैं। सच कहें तो स्टूडियो में नहीं पधारे हैं, हमारे घर में पधारे हैं। और मेरे पिताजी के निधन के उपरांत उन्होंने सांत्वना व्यक्त करने के लिए मेरे घर पर आकर स्वयं सांत्वना दिया है। इसके लिए बहुत आभारी हैं। और चूँकि शैलेश की बात, घर में ही हमारा एक छोटा सा सेटअप भी है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि वहीं पर कुछ बातें कर लेते हैं। तो आइए उस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजा रेंचो जी से हम बात करते हैं। और इससे पहले मैं कह दूं, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल व्यक्तित्व। तो आइए हम राजा रेंचो जी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत आभार आपका, आप आए। और यह एक सरल व्यक्तित्व का और संवेदनशील व्यक्तित्व का दर्शाता है कि किसी के निधन पर, किसी के दुख में किस तरह से व्यक्ति एक दूसरे के साथ दुख बांटता है। हम बहुत आभारी हैं। नहीं, आभारी की बात नहीं, ये व्यक्ति हमारा फ़र्ज़ है। हम आपको अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। तो इस घड़ी में अगर हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कब खड़े रहेंगे। तो हमें आना ही था। इसके पहले अगर हम मौका मिलता तो हम ज़रूर आते। थोड़ी देर हुई, लेकिन हम दिल से आपके मतलब दुख में शामिल हैं और आप हमारे सांत्वना आपके साथ हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत आपके साथ यात्राएं भी की है कार्यक्रम के दौरान। तो मैंने पाया है कि बहुत सहज और सरल हैं। लेकिन चर्चा के दौरान जब बात निकली थी तो स्टार प्लस पर लाफ्टर शो के पहले आप ये विधा विभिन्न जगहों पर करते थे और बहुत गुर्बत में आपने अपने जीवन की शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या मन में भाव आया कि इस प्रकार के जो शो हैं या इस प्रकार का जो एक विशेष तौर पर राजा और रेंचो का जो एक मिलन है, वो किस प्रकार से आपके मन में आया? इस सब के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पिता ने, मेरे पूर्वजों ने कुछ पुण्य काम किए होंगे जिसकी वजह से आज मैं कलाकार बना हूँ। तो ये ऐसा था कि उस वक्त संघर्ष का वक्त था। और जैसे मैं आप अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शकों के बीच यही मन की बात कहना चाहूँगा कि पिता का साथ, पिता का साया सर पर होना बहुत ज़रूरी है। भले आप कितने भी बड़े, मतलब मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो। तो मेरे साथ ये दुर्भाग्य है कि जब मैं छोटा था, मैं महज 8-9 साल का था तब मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया। उसके बाद जो कठिनाई हैं वो मैंने बहुत झेली हैं। मेरे पिता जिस बिल्डिंग वॉचमैन का काम करते थे मुंबई में, वहाँ पर मैंने गाड़ियाँ धोई हैं, सवेरे का अखबार बांटे हैं, फिर दोपहर स्कूल जाया करता था। ऐसे धीरे धीरे करते करते 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मुझे जहाँ मैं ये सब काम करता था वहाँ पर मुझे शेयर मार्केट में काम करने का मौका मिला, उनके यहाँ, जहाँ जिनके यहाँ मैं गाड़ी धोता था। फिर धीरे धीरे वहाँ पर मन नहीं लगता था कि मैं अंदर से एक था कि एक कलाकार, मतलब कलाकार तुझे सोने नहीं देता था। बिल्कुल, कलाकार मुझे सोने नहीं देता था। तो मैं फिर मुंबई से नज़दीक थाना ज़िला में एक रिसोर्ट है, द ग्रेट एस्केप वाटर पार्क, वहाँ पर मैंने प्रोग्राम शुरू किया, मतलब जॉब शुरू किया। तो वहाँ पर मेरा जॉब था कि सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक एंटरटेनमेंट करना, सवेरे अनाउंसमेंट, यस, सभी को स्वागत, बिल्कुल सभी का स्वागत। फिर दोपहर का लंच हुआ है, शाम की चाय का वक्त हुआ है, या फिर कोई बच्चा गुम हो गया है
तू नहीं घुमाता था? नहीं नहीं, मैं नहीं घूमता था, मैं अनाउंसमेंट करता था। तो वहाँ पर प्रोग्राम करते करते थोड़ा नॉलेज मिला, और काफ़ी आर्टिस्ट आते थे संडे को, क्योंकि घूमने फिरने आते थे, वाटर पार्क था, थीम पार्क था, तो लोग अपने साथ कलाकार भी लेके आते थे, बुक करते थे। तो वहाँ पर मैंने मैजिशियन को देखा, वेंट्रोलॉकिज्म को देखा, मतलब हम जो कर रहे हैं रेंचो और मैं, उसे हिंदी में शब्द भ्रमण कहते हैं। अच्छा, शब्द भ्रमण। शब्द भ्रमण मतलब शब्द कहाँ से आ रहा है, हाँ। ये सामने वालों को उसका एहसास नहीं होता है। एहसास ना हो, भ्रम हो कि बोल कौन रहा है, ये आवाज कौन है। ये तो दिखाई पड़ती है, जी। वो सिद्धू साहब से लेकर सब जी, लोग है, वह कहाँ से आवाज आती है, से कमाल का है ये, तो वो कमाल है। जी जी, सिद्धू साहब का जिक्र निकला है, तो सिद्धू साहब की जब मैं पहली बार शूट कर रहा था, जी। पहला सीजन 2 का पहला एपिसोड शूट का हमारा ही था। तो जब शूट हुआ खत्म हुआ, हम विन हुए, पहले एपिसोड से सेमीफाइनल में गए, तो सिद्धू जी उन्होंने टेलीविज़न पे कहा कि मुझे पहले लगा कि स्टेज के पीछे से कोई माइक लगा है या फिर रिकॉर्ड है, ये बोल रहा है, ऐसा ये नहीं पता था कि एक ही आर्टिस्ट ये दोहरी कला पेश कर रहा है। तो ये रेंचो का साथ था। तो ये वेंट्रोलॉकिज्म मैंने वहाँ से देख देख कर सीखा, ऑब्जर्व किया, और ईश्वर का ये वरदान है हम सभी कलाकारों को कि हम ऑब्जर्व के धनी हैं, ऑब्जर्व करना जानते हैं। तो अरे कलाकार ही नहीं, तो अरे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी अच्छे वो होते हैं। यस यस, वो भी अच्छे ऑब्जर्व होते हैं। हाँ, तूने देखा नहीं क्या, बिहार के पटना के और एक यस, और एक हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इस माध्यम से कहना चाहूँगा, आशुतोष पांडे जी। हाँ, अरे सोशल मीडिया में इतने एक्टिव है। हमारे परम मित्रवर हैं। हाँ, आपके परम मित्र, यस। परम मित्र। तो वो भी इतना ऑब्जर्व, कभी कभी कुछ फेसबुक में पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो भी मतलब धीरे धीरे वो भी स्टेज पे आने वाले हैं, बैक स्टेज से। बिल्कुल बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पे, वही भाई सभी को फ्रंट स्टेज पे बड़ा शानदार व्यक्तित्व है उनका, बहुत मिलनसार, बहुत। तो ऑब्जर्व करने का जो वो है, तो धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करना सीखा कि रेंचो कैसे बोलता है, ये कैसे, तो वहाँ से मैंने सीखा। और आज मतलब मैं हमेशा मेरे उस ग्रेट एस्केप वाटर पार्क का आभारी रहूँगा कि वो मेरी स्कूल थी, वो मेरा मतलब वहाँ से मैंने सीखा रेंचो का, और मेरा जन्म सही मायने में वहाँ से हुआ। तो वहाँ के स्टाफ और सभी लोगों ने मुझे बहुत, यानी कि रोजी रोटी के लिए आपने इस विधा को अपनाया। जी। और फिर वो कौन सा काल आया या वो कौन सी बातें आई जिसकी वजह से आप स्टार प्लस या इतने बड़े मंच पर पहुँचे? क्या ब्रेकिंग था वो? ब्रेकिंग ये था कि मैं वहाँ जॉब करता था, वहाँ पर ऐसा था कि रोज़ मुझे जाना पड़ता था, और हर दिन वाटर पार्क होने की वजह से कभी बंद नहीं होता था। वो 365 दिन खुला रहता था, खाली होली के 2 दिन, होली के बाद 2 दिन रंग वगैरह होने की वजह से साफ़ सफाई मेंटेनेंस के लिए वो बंद होता था। तो जब ये लाफ्टर 1 आया तब मुझे पता चला कि इस तरह से लाफ्टर का शो आ रहा है, तो हमने ऑडिशन दिया। उस वक्त ऑडिशन ऐसे था कि आपको फ़ोन करके वहाँ पर ऑडिशन देना है। अच्छा। अगर उनको लगा कि फ़ोन पर कि बंदा अच्छा है तो वो आपको बुलाते थे। तो हमने ऑडिशन दिया और मुझे बुलाया, पर ऐसा था कि जॉब की वजह से मैं वो वहाँ पर ऑडिशन देने नहीं जा पाता, क्योंकि अच्छी मतलब मेरे लिए उस वक्त 3,000 रुपये भी काफ़ी मायने रखते थे। ये सन 2000 के आसपास की बात है। 3,000 मेरे लिए काफ़ी मायने रखते थे। तो मैंने सोचा नहीं यार, वो जॉब के चक्कर में छुट्टी भी नहीं मिलती थी। लेकिन सीज़न फर्स्ट इतना बूम हुआ, यस, इतना बूम हुआ कि चारों तरफ मतलब लाफ्टरी छा गया। सेकंड के लिए मुझे सामने से कॉल आई कि आप ऑडिशन देना चाहेंगे, तो मैंने कहा ज़रूर। तो फिर मैंने बाकायदा छुट्टी ली मेरे उस जॉब से 10 दिन की, और मैंने मतलब पहले दिन तो 1 दिन ऑडिशन दिया, लेकिन जब ऑडिशन में मुझे सिलेक्ट किया गया उसके बाद मैंने 10 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि उसके बाद और भी ऑडिशन ये वो। तो इस तरह से ईश्वर की दुआ है, मेरे पिता का आशीर्वाद है कि मैं लाफ्टर चैलेंज सीज़न 2 में प्रवेश कर गया। अच्छा, वहाँ से तो फिर आपकी गाड़ी निकल पड़ी? बिल्कुल। और निकल पड़ी, सब लोग जान गए, राजा को भी जान गए, रेंचो को भी जान गए। और मैं देखता था उस वक्त, तो शब्द भ्रमण जिसे कहते हैं, मैं भी भ्रमित होता था। बहुत दिनों तक मुझे ही पता नहीं चलता था कैसे ये कहाँ से आवाज़ आती है। फिर जब आप स्टार प्लस से निकले, लाफ्टर से, तो फिर आप विभिन्न चैनलों पर गए। जी। तो जो सबसे शानदार शो आप मानते हैं अपने इस पूरे क्रम में, तो वो कौन सा रहा आपके लिए? वही लाफ्टर चैलेंज। लाफ्टर चैलेंज उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैं क्या कहूँ, रंग से मुझे राजा बना दिया। फिर आपने विभिन्न चैनलों के लिए काम किया, जैसे सोनी के लिए भी काम किया। सोनी के लिए भी काम किया। फिर स्टार के और भी शो आते थे, कॉमेडी शो। हाँ। फिर सब टिपिकली हमने का शो किया। कॉमेडी का किंग कौन? यस, कॉमेडी का किंग कौन।
किंग उसमें भी दिव्या भारती जी थी, नहीं दिव्या दत्ता जी थी, दिव्या दत्ता जी। और हमारे बहुत ही ह्यूमर के गुरु जिन्हें हम कहते हैं, हमारे जसपाल भट्टी जी, जिनका फ्लॉप शो आता था, तो उस शो के माध्यम से उनसे भी मिलने का मौका मिला, वो हमारे जज थे। तो मतलब लाफ्टर ने बहुत कुछ दिया, जो जिसका मतलब मैं कभी सोचा नहीं था, इतना लाफ्टर ने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, शोहरत दी। लेकिन हमने महसूस किया है कि इन सब शोहरत के बावजूद भी आप ज़मीन से जुड़े हैं, सहजता आपकी बरकरार है, और मुझे लगता है कि शायद एक उच्च स्तरीय कलाकार के लिए होना बड़ी आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आज के दौर में जो कलाकार की संवेदनशीलता है वो शून्य हो रही है, प्रोफेशनलाइज ज़्यादा लोग हो रहे हैं, पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन इस गिरते स्तर का क्या मतलब, क्या लगता है, कैसे ये किस वजह से हो रहा है, आपके मन में क्या उठता है इस तरह? देखिए, ये है कि आजकल जब हमने शुरुआत की थी, या हमसे पहले भी इतने अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था जी। हाँ, हमने भी जब मैं आया हूँ 2005-06 में, उस वक्त भी ये सोशल मीडिया बहुत कम था, मतलब आज के मुकाबले। आज अगर आप देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट डाल दीजिएगा कि मुझे खीर कैसे बनानी है, तो 10-15 रेसिपीज़ आपको वीडियो में मिल जाएगी। मुझे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो सारा मटेरियल जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उस वक्त ये नहीं था, तो उस वक्त हम मतलब ऑब्जर्व करके, खूब मेहनत करके, राइटिंग करके उस चीज़ को उसमें से निकालते थे। आजकल ताज़ा सबको मिल रहा है, इसके जो इंस्टेंट है, हाँ इंस्टेंट है, हाँ, इसका जोक पकड़ लिया, उसका जोक पकड़ लिया, उसमें से कुछ निकाल लिया, और आजकल फुहरता भी काफ़ी अश्लीलता हो गई है, तो बगैर फुहरता के भी हंसाया जा सकता है। बिल्कुल। और हमारा जो शो चलता था वो फैमिली बैठ के देखती थी। आज भी लोग हमें शो में जाते हैं इतने सालों बाद, मतलब 17 साल हो गए लाफ्टर 2 में आने के बाद, आज भी लोग कहते हैं कि हमने आपको बचपन में देखा था, पूरे परिवार के साथ, हमारे पिताजी आपको बहुत प्यार करते थे, आज आए हैं वीडियो करते हैं क्योंकि पापा देखिए ये है यार, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन आजकल जो है वो बहुत सरलता से सब कुछ मिल जाता है, और आजकल के सिर्फ कलाकार ही नहीं, जन सामान्य जो समाज में हरास आया है, युवा जो है वो इंस्टेंट पैसा कमाना चाहता है, उसे किसी तरह की मेहनत या फिर वो नहीं, बस मैंने कर लिया, मुझे तुरंत पैसा मिलना चाहिए। इसी का परिणाम देखेंगे कि जो पहले के जितने सितारे हैं आज भी उनको लोग नाम से पहचानते हैं। मंचों पर हमें कहना पड़ता है कि ये फलाने सीरियल में काम किए हैं, फलाने फिल्म में काम किए हैं, ये फलाना गाना गाए हैं, तब परिचय मिलता है। और पहले के कलाकारों को नाम कह दिया गया तो लगता है भाई फलाने आ रहे हैं, तो ये अंतर तो आया है। आपने कहा कि परिवारों के बीच में भी, तो वो कौन सा सबसे छोटा सा एक आपका हास्य है जो सबसे पसंदीदा है और विभिन्न मंचों पर आप करते हैं और जो परिवारों को उपयुक्त हो? अगर आप थोड़ा सा एक झलक हमें शैलेश की बात में दिखा दे तो। ज़रूर, क्यों नहीं। मैं मतलब हास्य के साथ साथ ऐसे भी टिप्पणी करता हूँ जो हम सब के लिए ज़रूरी हो, समाज के लिए ज़रूरी हो। उसमें से एक है कि मतलब हम व्यसन से दूर कैसे रहे, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों से दूर कैसे। बिहार के लिए बहुत खास भी है क्योंकि बिहार में नशाबंदी है, तो यहाँ पर बहुत उपयुक्त है। बिल्कुल नशाबंदी है जी। तो वो एक मेरा जोग है कि भाई रेंचो मुझसे कह रहा है, छम छम करती आई, छम छम करती चल गई, वाह, छम छम करती आई, छम छम करती चली गई, मैं सिंदूर लेके खड़ा था और राखी बांध के चली गई। तो ये कहता है, मैं कहता हूँ देखो रेंचो, बीच में मत टोको, शायरी ऐसी नहीं होती, शायरी ऐसी होती है कि चुस्ती स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए, वाह, चुस्ती स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए रोज खाइए मानिक चंद गुटखा। मानिक चंद गुटखा। अरे यार, ये शैलेश की बात में हम आए हुए, सारे हमारे दर्शक वहाँ देख रहे हैं, और तुमने ये बिहार में रहकर ये गुटखे का नाम क्यों लिया? हाँ। शराब। अरे यार, शराब का नाम तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, शराब यहाँ पर बंदी है, अब यार शराब से दूर रहना है, तुम ये शराब का भी नाम ले रहे हो बिहार में रह के। अरे यार, गुटखा, शराब, सिगरेट, इनसे आदमी बड़ा नहीं होता। क्या बात कर? हाँ, मतलब तंबाकू, गुटखा, सिगरेट खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता? हाँ, अब शराब पीने से भी? हाँ, पर कैसे? जवानी में मर जाता है ना। तो ये हमारा एक वो है, मतलब चुटकुले के तौर पर है जो सबसे पसंदीदा हर मंचों पर आप सुनाते हैं। और वैसे तो चूँकि मैंने मंच शेयर किया है आपके साथ, जी, तो आप जब धारा प्रवाह होते हैं तो मंत्रमुग्ध कर जाते हैं।
और अब हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे सितारों से आप मिले, बहुत सारे कलाकारों से मिले, 2-3 ऐसे नाम जो जीवंत हों, जो सांस्कृतिक परिवेश है उसे जीवंत रखना चाहते हों, ऐसे कुछ कलाकारों के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आपके जीवन में आए हैं, जो साथ बैठे हैं। देखिए, मतलब जब मैं स्कूल में था तब मैं राजू श्रीवास्तव जी की कैसेट सुनता था उस दौर में। तो लाफ्टर 2 में हम एक प्रोमो कर रहे थे चैम्पियन का, कि उसमें वो गाना था कि अमर अकबर एंथोनी। हाँ, तो उसमें एंथोनी जो थे वो अमिताभ जी बने थे, राजू श्रीवास्तव। तो हमारा शूट हुआ कि शूट के बाद मैंने उनसे कहा कि आज तक मतलब कैसेट सुनता था, लेकिन आज आपके साथ रंगमंच साझा करने का मुझे मौका मिला है। तो बड़े सरल व्यक्तित्व के इंसान थे हमारे लिए, आज भी है, हमारे मन में जीवित है। तो उनसे मिलने का मौका जो मिला वो बहुत अच्छा था, सरल था, शानदार व्यक्तित्व थे। शानदार संचालन किया है हमने। जी जी। और कुछ बातचीत के दौरान उन्होंने चुटकी ली, टिप्पणी की, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। यस जी। फिर मतलब ऐसे लाफ्टर के ही बहुत से लोग हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। फिर हमारे जॉनी साहब है, जॉनी लीवर जी, इतने ऊंचे कद, इतना कॉमेडी में इतना बड़ा नाम, फिल्मों में इतना नाम है, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हम साल में 1-2 बार उनसे हमारी एजीएम होती है, मिमिक्री आर्टिस्ट माम एसोसिएशन है हमारे, जिसके वो पदाधिकारी हैं। तो उनको साल में 1-2 बार मिलते हैं, तो बड़े जोश शोर से मिलते हैं, बड़ा हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो भी एक बहुत, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद सहजता सरलता क्या है, ये उनसे सीखा जाए। बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं अपने बिहार पर। जी, लगातार आप बिहार आते हैं, बहुत सारे शो करते हैं, बिहार आपको बहुत प्यार देता है, बहुत स्नेह देता है। बिहार के बारे में हमेशा लोग कहते थे कि बिहार ऐसी जगह है, वैसी जगह है, लेकिन आप भी देख रहे हैं बिहार को। तो बिहार में जो सांस्कृतिक चेतना है, या बिहार में जब आप आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बिहार में आकर मतलब अपनापन ही महसूस होता है। मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी जो धर्मपत्नी है जी, वो यूपी से बिलोंग करती है। जी, जी। बनारस से, आजमगढ़ से। तो पूरा जो पूर्वांचल है। हाँ, पूर्वांचल। तो और मेरे ज़्यादा हम मजाक में मित्रों के साथ जब रहते तो हम कहते कि इनके पिताजी ने आज तक हमें दहेज नहीं दिया। मजाक में, क्योंकि यहाँ दहेज का चलन है। तो लेकिन वो कहती है कि पिताजी ने दहेज नहीं दिया हो, लेकिन मेरे ससुराल के लोग जो है ना, बल्कि यूपी के, बिहार के भी लोग तुम्हें जो आए दिन बुलाते हैं, वो मान सम्मान देते हैं, और उससे ही अपना घर चलता है। ये आशीर्वाद जीवन भर का दहेज है। हाँ, जीवन भर का दहेज है। हाँ, जीवन भर का दहेज है, सही बात है। तो हम मजाक में कहते हैं। तो इसके उनके मतलब ये हमारा सौभाग्य क्या है, ऐसी धर्मपत्नी में मिली। तो जी, उससे क्या होता है कि यूपी और बिहार का टच जो होता है, क्योंकि हम जब परफॉर्म करते हैं तब अगर हम उनकी बात कहें, उनके मन की बात कहें, तो वो क्लिक कर जाती है। तो वो सब कुछ जो बहुत कुछ चीज़ें, बातें हमने उनसे सीखी है कि यहाँ का कल्चर कैसे होता है। यहाँ पर जैसे एक हमारे इवेंट एक्ट है कि भाई शादियों में लड़की वाले लड़कियों को गाली देते हैं, श्रृंगार गाली, श्रृंगार, उसमें भी मिठास होती है। भगवान राम को गाली देते हैं। बिहारियों को, एकमात्र बिहार की जो महिलाएं हैं, नारी हैं, उनको ये अधिकार है कि भगवान राम को भी गाली। तो ये ससुराल है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मतलब अच्छी बातें हैं, वो मैं जबकि महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, तो मुझे यहाँ का कल्चर ये पता नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से मुझे ये सब कुछ चीज़ें पता चलती है, जो मैं कार्यक्रम के माध्यम से रंगमंच पर सादर करता और पैसे कमाता है। तो इससे क्या होता है, लोगों में टच होने का एक एहसास होता है। बहुत शानदार। आप हमारे यहाँ आए, मेरे घर में आए, शैलेश की बात में बैठकर कुछ बात किया। बहुत आभारी हैं हम। आप एक कुछ मैसेज देना चाहें बिहारी कलाकारों को शैलेश की बात के बारे में? तो यही कि बिहार में बहुत प्यार मिलता है, और हमेशा मिलता रहा है मुझे। काफ़ी वर्षों से मैं बिहार आया हूँ। तो यही कि आप इसी तरह से सभी कलाकारों पर अपना प्यार देते रहें, और जिला प्रशासन का भी मैं, बिहार सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी
कलाकारों की रोज़ी रोटी जो है वो बिहार में जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, उनके ज़रिए काफ़ी कलाकारों की रोज़ी रोटी चलती है। तो ये बिहार सरकार का और बिहार के आम से आम लोगों का ये हम कलाकारों पर आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहें, हंसाने वाले हंसाते रहें, संगीत के माध्यम से लोग आपको मंत्रमुग्ध करते रहें, नृत्य के माध्यम से आपको भी मतलब हर तरह के कलाकार आपको एंटरटेन करते रहें और आप हम अपना आशीर्वाद हम सभी कलाकारों पर यूं ही बरसाते रहें। जय बिहार। शैलेश की बात में आने के लिए बहुत बहुत आभार। आप आते रहें जी, इसी तरह से सबको हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें। एक बार पुनः राजा और रेंचो दोनों का बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो ये आप सुन रहे थे एक बहुत ही शानदार कलाकार। शुरुआत में मैंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। कोई मंच ऐसा नहीं जिस पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति न दी हो और सबको हंसाया न हो। आज यहीं तक। शैलेश की बात में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय सिया राम।